गांधी जी का एक उन्होंने 7 सिन दिए हैं क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, 7 सिंस। तो वैसे ही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 7 सिंस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, कि क्या लोग मिस्टेक करते हैं। और उसमें जब मैं बताऊंगा कि क्या मिस्टेक करते हैं, उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड दैट विल कवर एवरीथिंग अबाउट द यूपीएससी प्रिपरेशन, नथिंग विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इसमें सबसे पहला सिन है जो स्टूडेंट करते हैं, नॉट नोइंग द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के बारे में आपको पहली चीज तो ये जानना है इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो आई एम श्योर ये सब लोगों को पता है कि इसमें पहले आपका प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर आपका इंटरव्यू है यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है। इसके अलावा क्या जानना चाहिए आपको एग्जामिनेशन के बारे में? सिलेबस, सही बोला आपने। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है बहुत प्रिसाइजली डिफाइंड नहीं है। जैसे कई बार जैसे साइंस टेक है, तो साइंस टेक में तो प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल भी मेंशन नहीं है। यू ब्रॉडली नो, बट स्टिल होता है कि कई बार कुछ भी पूछ लिया, कई क्वेश्चन आते हैं जो किटकैट के रैपर पे लिखे होते हैं। तो इट्स नॉट वेरी प्रिसाइजली डिफाइंड। हाउएवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि पेपर आता रहा है, जो PYQ अगर आप देखेंगे उसके बेसिस पे यू कैन गेस कि हाँ ये चीज़ें आ सकती हैं, ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस पता होना चाहिए, वैसे ही मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। और इंटरव्यू का ऐसा कोई स्पेसिफाइड सिलेबस नहीं है, करंट अफेयर और जो आपने प्रीलिम्स और मेंस में पढ़ा है उसमें से ही कुछ पूछा जा सकता है। हालांकि देयर आर समथिंग विच यू शुड नो अबाउट इंटरव्यू आल्सो। तो पहला तो हो गया कि हमें एग्जामिनेशन का पैटर्न जान लिया हमने, दूसरा हम सिलेबस जान लिया। और क्या जानना है हमें? PYQs हाँ आएंगे, PYQ पे भी आएंगे, बट उससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बताइए। हाँ पैटर्न भी है, ऑफ कोर्स पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड एग्री विद दैट, ठीक है। बट उससे भी ज्यादा एक चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ प्रिपरेशन, वे ऑफ प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है कंपटीशन। टू विन ए वॉर यू मस्ट नो योर एनिमी। किसके अगेंस्ट compete कर रहे हैं आप? अगर आप लोगों ने किसी ने स्पोर्ट्स को लिया है तो डिस्ट्रिक्ट में अलग कंपटीशन होता है, स्टेट लेवल पे अलग कंपटीशन होता है, इंटरनेशनल पे अलग कंपटीशन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट्स व्हेन यू नो हाउ मच यू नीड टू स्टडी, हाउ मच फोकस यू नीड टू बी, एंड व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर। मेरे हिसाब से हाउ मच यू नो द अमाउंट ऑफ रिसर्च आई हैव डन, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑन दिस प्लैनेट, वन ऑफ द टफेस्ट। 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, प्रीलिम्स में 5 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन 10 लाख हो जाते हैं, प्रीलिम्स में कितने बैठते हैं? लगभग 5 लाख के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं 15,000 लोग पहुँच जाते हैं, और यहाँ पे पहुँचेंगे आपके पिछले साल आई थिंक 2800 के आसपास थे, और यहाँ पे रफली आई वुड से 900 टाइप वैकेंसी आती हैं, 800 900। और इसमें से अगर आप लोग टॉप सर्विस चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि 180 IAS होता है रफली पूरा मिला के। ये तो हो गया नंबर। हाउ इज इट डिफरेंट, कोई बता सकता है मुझे? इट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हु इज कंपीटिंग अगेंस्ट यू। आपको कंपटीशन है स्टूडेंट हु वर वेरी फोकस्ड, ऑलवेज हैव बीन, दे हैव बीन एकेडमिक, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है ज्यादातर का, मतलब इट इज कंपटीशन अमॉन्ग द क्लास टॉपर्स ऑफ द कंट्री, देखा जाए तो एक तरीके से। दूसरा है सम ऑफ देम, जैसे कोई IIT से आया है, कोई अलग इंजीनियरिंग कॉलेज NIT से आया है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, कोई बॉम्बे यूनिवर्सिटी से है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से है, तो दे हैव स्टडीड यू नो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो इसलिए आपके पास जो जो कंपटीशन है ना वो बहुत स्टिफ है। इसलिए आपको मतलब आई वुड लाइक टू से कि आइदर यू गिव 100% और यू डोंट एंटर दिस कॉम्पिटिशन। नाउ सिंस यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड दिस प्रिपरेशन, नाउ यू हैव नो अदर ऑप्शन टू गिव योर 100%, तो आपका यही ऑप्शन है। इसलिए इस एग्जामिनेशन को कैजुअली नहीं लेना है, यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड, फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। तो हमने इस एग्जामिनेशन पैटर्न को जान लिया कि 3 चीजें हैं, क्या कंपटीशन है, उसके अलावा हमें सिलेबस भी जानना है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, सिलेबस पता नहीं है, पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मिस्टेक क्या होती है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पता चले 3 से 4 घंटे आप दिन में न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि
प्रीवियस ईयर, जैसे आप किसने बोला था प्रीवियस ईयर, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आते हैं, कितने इस पोर्शन से आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर आपको मेंस का सारा सिलेबस याद हो। ठीक है, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे सिलेबस होता है आपको याद होना चाहिए, सो दैट व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर यू आर एबल टू डिटरमाइन that okay, is this news important for UPSC preparation or is this news not important for UPSC preparation? फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो, अभी वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोलता है, दैट इज जनरली नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अनलेस इट इज ऑन ए सब्सटेंशियल इशू विच ऑफ कोर्स then can become important. Otherwise, every day in fighting, etc., may not be very important. So this was the first one, not knowing the examination. Therefore, you should know the examination. उसमें आपका सिलेबस जानना है, पैटर्न जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. जो सेकेंड सिन है, दैट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट. अब टाइम मैनेजमेंट में हम कैसे आएंगे? पहला तो मान लीजिए आपको 2025 का एग्जाम देना है, ठीक है, और आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स से कि अभी तो फिर आई वुड से कि टाइम है. If someone were to start UPSC preparation for 2025 in, let's say, probably in October, November or December for 2025 attempt, that is one mistake student do. आप लेट स्टार्ट, जब फॉर्म भरा उसके बाद सोचा कि हाँ इस साल दे देते, तो दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. यू गाइज हैव मेड अ राइट चॉइस. अभी भी 25 में भी टाइम है और 26 में तो ऑफ कोर्स टाइम है ही. So that is one thing, poor time. The other is, let's say once we know the syllabus, सब्जेक्ट से कितना आता है और किस पोर्शन से कितना मार्क्स आते हैं, राइट? नाउ यू कैन नॉट बी डेडिकेटिंग, आई वुड से इवन प्रॉब्ली 15, मतलब आप एक महीना तो वर्ल्ड हिस्ट्री को दे भी नहीं सकते, 15 दिन भी मैं बोलूंगा कि प्रॉब्ली आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं देना है. दैट वुड बी सीरियस मिस्टेक. तो दूसरा क्या होता है, एथिक्स है. एथिक्स का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, 250 मार्क्स का पूरा पेपर है, उसको पूरा टाइम नहीं देना. ऑप्शनल, अगर आपका मेंस का मार्क्स देखा जाएगा, ऑप्शनल के मार्क्स होते हैं वो आपके सिलेक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. देयरफॉर इट शुड बी अलोकेटेड मोर टाइम. दूसरी चीज, आपको एक और मिस्टेक करते हैं बच्चे की, ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किया, दे आर इनटू, आज इस मान ली आपको 25 में प्रिपेयर होना है, अब जनवरी तक आपका ऑप्शनल नहीं है, देन यू आर नॉट लेफ्ट विद द टाइम. आपको अगर 25 में अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपको इस साल आपका ऑप्शनल करना है, खत्म करना है उसको. तो दिस इज ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट वी dedicate enough time. The other thing is, at minimum, I would say minimum 8 hours of studies is required if you are appearing it 2025 full time. ठीक है, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे पढ़ना है. 26 में दे रहे हैं, प्रॉब्ली कम टाइम के साथ मैनेज हो जाता है. तो एक प्रॉपर टाइम देना, सही सब्जेक्ट्स को टाइम देना, ऑप्शनल को टाइम देना. ठीक है, करंट अफेयर को ऐसा नहीं कि 2 या 3 घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो नहीं है उतना टाइम. स्टार्ट में हो सकता है आपको 1.5 घंटे लगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन बिलो 1 hour. So all those things are very, very important in terms of time management. So we talked about the second thing, which is poor time management, और उस time management क्या क्या aspects हैं जो हमें सही करने हैं. थर्ड मैं बोलूंगा, जो थर्ड sin लोग करते हैं वो है ignoring the basics, the static portion. तो किसी भी सब्जेक्ट में, whether it is GS1, modern history, society, geography, ठीक है, similarly in the other subjects, उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर होना, इट इज प्री रिक्विजिट. इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. इसके बिना आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द सेकेंड सिन. आपके पास, आपने बेसिक बुक नहीं पढ़ी है. ठीक है, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मेंटरशिप के हमारे पास बच्चे आते थे, सर मैंने 4 सब्जेक्ट, ये तो मैं पूछता हूँ ये 6 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के, आपने कितने किए? सर मैंने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 2 तो मैंने अभी किए नहीं. ना, हाउ डू वी कम्पीट विथ, तो कंपटीशन की जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, हाउ डू वी कम्पीट विद अदर पीपल इफ वी हैव नॉट इवन फिनिश द बेसिक बुक्स ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? इट इज नॉट पॉसिबल. तो आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक बुक, आप जैसे बेसिक, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एंड टू एंड पढ़ेंगे, और इट्स नॉट नेसेसरी कि मान लीजिए आपने क्लास नोट्स बहुत अच्छे बनाए, आपने क्लास किए, ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप क्लास कर लीजिए या तो आप बुक से भी पढ़ लेते हैं. बट some people are good with some people are not very effective. अगर उनको बुक दे दी जाए वो पढ़ेंगे तो बहुत इफेक्टिव नहीं होता. दैट इज द रीजन वी हैव क्लासेस. अदरवाइज हम बच्चों को बुक्स दे सकते थे, बैठ के पढ़ लो, ठीक है, बट वो हम नहीं करते हैं एजुकेशन में. देयर इज अ टीचर हु हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट्स. तो क्लास नोट्स हो या बेसिक बुक हो, आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए. देयर इज नो चांस ऑफ एरर एटलीस्ट इन द मेन सब्जेक्ट्स, कि आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है. ज्योग्राफी इज ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, यू शुड नो क्या कैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या रिलेशन है. सिमिलरली इकोनॉमी इज ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कांट जस्ट मग अप, एंड द क्वेश्चन समटाइम्स आर वेरी दे रिक्वायर दैट यू अंडरस्टैंड.
सो इट इज़ नॉट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्लास नोट्स से हो, बेसिक बुक्स हो, दैट इज सेपरेट थिंग, बट स्टैटिक को कवर करना है। आपको ये भी समझना है कि स्टैटिक और करंट अफेयर में क्या डिफरेंशिएशन, मतलब कितना वेटेज। सम पीपल विल मेक पेजेस ऑफ नोट्स ऑफ करंट अफेयर, बट उनके स्टैंडर्ड के नोट, स्टैंडर्ड बुक्स के उनके पास स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट है, स्टैटिक पोर्शन है, उसके नोट्स ही नहीं है। तो वो आपको वो करना है, ठीक है। अब करंट अफेयर ही पढ़े, प्रीलिम्स के समय सिर्फ करंट अफेयर पढ़े जाने, स्टैटिक पर उतना फोकस नहीं है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो बेसिक स्टैटिक सिलेबस मेंशन है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कहीं ज़्यादा है करंट अफेयर्स, और उसको आपको अप्रोप्रिएट टाइम देना है और प्रिपेयर करना है। सिमिलरली ऑप्शनल, जो ऑप्शनल की बुक्स है, बहुत सारे लोग हैं किसी के नोट्स लेके पढ़ लिए, अब वो नोट्स उस कैंडिडेट ने बनाए थे, वो उसको पढ़ के सेलेक्ट हो गया, अब उस कैंडिडेट को जितना रिक्वायर्ड लगता था उसने लिखा अपने नोट्स में। ही और शी मे नॉट हैव रिटन एवरीथिंग विच इज कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती है तो मुझे समझ में आ गया, मैं नोट्स में नहीं लिखा, तो हो सकता है उसने नहीं लिखा। बट आपके लिए उस सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका सब्जेक्ट, किसी ने मुझे बोला एंथ्रोपोलॉजी है, PSIR है, तो एंथ्रोपोलॉजी की थॉट की एक बुक है, फिर उसमें आपके पीनाथ है जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लोग पढ़ते हैं, तो वो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अदर सब्जेक्ट PSIR में जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो थॉट के ऊपर हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो सारी चीज़ें वो आपको पढ़नी पड़ेगी। देयर इज नो मतलब जस्ट नोट्स पढ़ के मे बी सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स आर कैन बी स्कोर्ड, बट दैट विल नॉट गिव यू द सिलेक्शन यू डिजायर, ठीक है। अगर आप बिल्कुल टॉप रैंक स्कोर करना चाहते हैं तो वो क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो जनरल स्टडीज़ में जो बेसिक बुक्स हैं या क्लास नोट्स हैं उन पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो दिस वाज द थर्ड सिन। नाउ आई विल कम टू द फोर्थ सिन विच इज़ नॉट मेकिंग नोट्स। अब क्या है कि चलिए एक बुक, हमने लोग बोलते हैं कि मैं बुक से पढ़ लेता हूँ, अब बुक्स में भी लोग मिस्टेक करते हैं। आज किसी ने बोला, ये इस फैकल्टी ने बोला कि ये बुक ले लीजिए, किसी टॉपर ने बोला ये बुक ले लीजिए, दोनों बुक लेके आ गए। आप धीरे धीरे बुक कलेक्टर बनते चले जा रहे हैं, असली कलेक्टर तो बन नहीं पाएंगे। सो दैट इज वन इज यू डोंट हैव टू कलेक्ट मल्टीपल बुक्स, आपको बुक्स पढ़नी है, बट एट द एंड ऑफ डे आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। आपके जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं, एंड एग्जामिनेशन में यू विल बी एबल टू नॉट ओनली जस्ट रिकॉल द कंटेंट, बट योर माइंड सॉर्ट ऑफ गोज थ्रू द पेजेस कि ये मैंने अपने पेज में यहाँ लिखा था, ठीक है, मेरे नोट्स में यहाँ पे ये लिखा हुआ था, वो आपको रिकॉल होगा वहाँ पर एग्जामिनेशन में बैठे हुए। और जब कंपटीशन 1 मार्क का है, देन ऑल दीज थिंग्स काउंट। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ज़्यादातर क्लास में डिक्टेशन होता है, आपको नोट्स बनेंगे, दैट कैन सर्व द पर्पस। और हमें क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं उस नोट्स में ही, स्पेशली प्रीवियस ईयर से, उसमें ऐड करते चले जाना है। तो नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपने नोट्स बनाने हैं। प्रीलिम्स के तो मोरलेस क्लास में हो जाते हैं, मेंस के भी आपको स्पेसिफिक बनाने होते हैं। तो प्रीलिम्स के जैसे मान लीजिए आप जब क्लास नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो यू ऑलवेज नीड टू लीव सम स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, यहाँ पे आप इसको स्पेस छोड़ दीजिए, यू मेक योर नोट्स फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, सो दैट कल के दिन आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट रह गया था, यू कैन ऐड इट हियर। दूसरी चीज, जब भी नोट्स बनाएं यू कैन अगर आपकी स्पीड सही है कि मल्टीपल कलर पे बढ़िया से हेडिंग दें, टॉपिक स्टार्ट होना चाहिए, बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए, ताकि जितना ऑर्गेनाइज आपके नोट्स होंगे तो आपके आंसर्स भी उसी तरीके से होते हैं, बिकॉज देन यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ की हेडिंग क्लियर दिखनी चाहिए, ये सब क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाए, ये तो होगा प्रीलिम्स का। और जो भी हमें नया मिलेगा हम अपना यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे ओवर द ईयर्स, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर अगर लगता है, और चाहे वो स्टैटिक का कुछ पोर्सन हो जो कि हो सकता है क्लास में ना हुआ हो, प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, ये कर लिया। फिर आएगा मेंस के भी हमें नोट्स बनाने हैं। मेंस के नोट्स हमें टॉपिक वाइज बनाने हैं, और इसके हर टॉपिक पर, टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है, वो फर्स्ट दिन से हमने सही किया था कि हम सिलेबस को याद रखेंगे। लिख लीजिए, मान लीजिए मुझे बनाना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हम डील किससे करते हैं, फ्रॉम फार्म टू फोर्क, इसके क्या इश्यूज हैं अभी इस समय पर, क्या जैसे इम्पैक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके लिए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स लिए गए हैं, और इसके लिए हम और क्या करेंगे। ऐसे करके प्रॉब्ली 2 या 3 पेजेस में आपके बन जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड मेंशन किए जाएंगे इनमें। इसमें और क्या मेंशन करेंगे आप, कीवर्ड, डेटा, एग्जाम्पल्स, केस स्टडी,
इतनी 4 चीज़ कर लेंगे आप, और स्कीम्स तो मैंने पहले बता ही दिया था आपको, ये चारों चीज़ें आप ऐड कर लेंगे तो दिस प्रीटी मच विल सम अप एवरीथिंग। आई डोंट थिंक इसके अलावा आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेंस के नोट्स हो गए। अब मेंस के एग्जामिनेशन के मैं आपको एक खासियत बता देता हूँ। फॉर मोस्ट ऑफ द पेपर, मतलब फॉर ऑल द पेपर्स, यू कैन गेस 15 क्वेश्चन इवन टुडे, इट इज पॉसिबल। आई विल गिव यू सम लिस्ट, जैसे मैंने GS2 में किया था, आई मेड नोट्स ऑफ रफली प्रॉब्ली 120 क्वेश्चंस। उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते थे। जैसे अगर पूछा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, तो कभी पूछ लेगा वो, मतलब उसके एस्पेक्ट होते, डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, वो पूछ लेगा आपसे, वो उसको आप आंसर कर पाओगे। तो जैसे फंडामेंटल राइट है, तो कभी पूछ लेगा कि दिस फंडामेंटल राइट इज सॉर्ट ऑफ हैज़ वाइडर रेंजिंग इम्पैक्ट, ठीक है, जैसे ट्रिनिटी ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं 3 राइट्स को। फिर फंडामेंटल राइट वर्सेस DPS भी पूछ लेगा, तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। तो 15 आप रिकॉल कर 15 आप अभी भी गेस कर सकते हैं, इस साल के नहीं अगले साल भी गेस कर सकते हैं, बट 5 कभी गेस नहीं होते वो, क्योंकि वो 5 डायनेमिक होते हैं, करंट अफेयर से आते हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट दोज क्वेश्चन राइट नाउ, ठीक है। बट ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर व्हेन यू रीड करंट अफेयर्स, तो कुछ उसमें से हिट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एब्सोल्युटली न्यू होते हैं, दे आर समथिंग, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑन द स्पॉट अपनी एप्टीट्यूड को, अपने नॉलेज को इंटरकनेक्ट करके, थोड़ा बहुत आइडिया लगा के और उसको लिख पाएंगे। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसमें 1-2 तो ऐसे होते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है पता नहीं कब पढ़ा था कब नहीं पढ़ा था। तो एंड साइंस एंड टेक में हो सकता है आपने पढ़ा भी ना हो। तो ये हमने बता दिया कि नोट्स जो हमारा 4th sin था, नॉट मेकिंग नोट्स, वी विल नॉट मेक दिस सिन, ठीक है, वी विल नॉट कमिट दिस सिन एंड वी विल मेक नोट्स। प्रीलिम्स का हमारा क्लास में होगा, मेंस का हमें बनाना है टॉपिक वाइज हर चीज़ का, तो ये हमें करना है। उसमें क्या क्या कवर करना है मैंने आपको बता दिया। प्रीलिम्स के तो मोरलेस क्लास में हो ही जाते हैं, मेंस का मैंने आपको बता दिया कैसे आपको बनाना है। 4 चीज़ों का आपको याद रखना है। सो दिस वाज sin नंबर 4th, राइट। नाउ कमिंग टू sin नंबर 5, फॉरगेटिंग रिवीजन। हर बार नया पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, सिलेबस तो एक बार ही पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो हर बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर डेली नया आता है, नई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आदमी उठा के पढ़ने लगता है, कई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू डेडिकेट टाइम फॉर रिवीजन। यू शुड हैव डेडिकेटेड स्लॉट इन योर वीक कि इस टाइम पर मैं, और वीक क्या बोलूँगा, डेली होना चाहिए कि इस टाइम पर मैं सिर्फ रिवाइज ही करूँगा या रिवाइज ही करूँगा, सिर्फ रिवीजन करना उस समय पे और कुछ नहीं करना। तो डेली के अपने टाइम टेबल में रिवीजन का डेडिकेटेड टाइम रखिए और वहाँ पर सिर्फ रिवाइज किए जो पिछला चल रहा था, पिछला जो सब्जेक्ट था या पिछले हफ्ते जो पढ़ा था और कल जो पढ़ा था, ठीक है, उनको डिफरेंट टाइम एलोकेट करके हर वीक में आपको रिवाइज करना है। बिकॉज इफ़ यू डोंट रिवाइज यू विल नॉट रिमेंबर। एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में भी होता है, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट ऑफ डेटा एक्सेट्रा। मेंस में भी होता है, इफ़ यू कैन रिकॉल थिंग्स क्विकली देन यू कैन राइट क्विकली। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो 15 क्वेश्चन तो आज मैं आपको भी बता सकता हूँ, मतलब 15 सॉर्ट ऑफ टॉपिक में बता दूंगा जो एग्जाम में आएंगे। बट हाउ डू वी राइट दैम इन लेस टाइम? द गेम इज टू राइट दैम इन लेस टाइम, क्योंकि हमें पता है वो क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। अगर मुझे पता है कि एंटी डिफेक्शन आ सकता है, देन आई शुड हैव कंप्लीटली मक्ड इट अप। आई शुड नो दिस कि हाँ एंटी डिफेक्शन में क्या क्या इशू है, मेरे तुरंत एक के बाद एक मुझे रिकॉल होने चाहिए विथ डेटा प्रोविजन, जो भी उसके सेक्शंस हैं कि ये है, वो मुझे याद होना चाहिए। अब उसमें ये स्कोप नहीं है कि उसमें भी सोच रहे हैं, वहाँ पे ऑन द स्पॉट थिंकिंग हो रही, तब तो हो चुका पेपर। तो उनको हमें बिल्कुल, आई वुड से कि दिस शुड बी मक्ड अप। सिमिलरली डेफिनेशन, एथिक्स में जो डेफिनेशन है, दिस शुड बी मक्ड अप। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट दैट। सिलेबस जैसे याद करना है वैसे डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए आपको। एथिक्स के जो एटलीस्ट जो टॉपिक मेंशन है, ग्लोबलाइजेशन है, और हो सकते हैं और भी टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस से लेकर सारी चीज़ें, ये सब डेफिनेशन आपको बिल्कुल रट्टे लगी होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन उठाया, देखा, ये अप्रोप्रिएट है, लिख दिया उसमें। उसी तरह उसके जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, कि चाहे वो एंटी डिफेक्शन हो, चाहे स्पीकर का इशू हो, ये सारे आपको याद ही होने चाहिए। वहाँ पे ऑन द स्पॉट, मतलब वहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये 15 टॉपिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। तो ये हो गया कि हमें रिवीजन करना है। तो प्रीलिम्स का, मेंस का भी यही है, दोनों चीज़ों के लिए मोरलेस यही अप्लाई होगा। फिर आते हैं हम, दिस वाज द 5th वन, sin नंबर 6, नॉट डूइंग प्रैक्टिस। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम आएंगे तो नॉट सॉल्विंग इनफ MCQ। अगर आप लोग 25 में अपीयर हो रहे हैं तो एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन शुड बी सॉल्व डेली, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके, एंड प्रेफरेबली PYQ, ठीक है। उसी आजकल बुक्स आती हैं जिनमें टॉपिक वाइज डिवाइड होते हैं PYQ, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। दैट शुड बी डन डेली। अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड बी सेक्शनल टेस्ट लिखें, उनको सॉल्व करें। अपार्ट फ्रॉम दैट फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करें एग्जाम कंडीशन में,
बिकॉज क्या होता है, घर पे 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करना अलग होता है, लेकिन जब आप अनएम्प्लॉयड बैठे होंगे जिस साल में, और जब प्रेशर होगा और टेम्परेचर 45 डिग्री होता मतलब यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, पिछले साल तो 50 भी टेस्ट कर गया, तब वो अलग होता है। तो इसलिए एग्ज़ाम कंडीशन में होना चाहिए। प्लस जब लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको OMR सर्कल नहीं है, ठीक है, उसको फिल नहीं करना है, वहाँ पे OMR फिल करने का भी टाइम होता है। और वो फेल कितना होता है आदमी, एक ही नंबर से फेल होता है, एक क्वेश्चन से फेल होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट जाती हैं कि प्रीलिम्स। इसी का सेकंड जो सिन है वो है आंसर राइटिंग को इग्नोर करना। ना आप लोग जितने भी लोगों को जानते होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन की है, कभी ना कभी उनका प्रीलिम्स निकल जाता है, ठीक है, बट वो फंसते कहाँ पर हैं, मीन्स में, बिकॉज दे इग्नोर आंसर राइटिंग, दे डोंट डेडिकेट इनफ टाइम, एंड आई वुड से फोकस भी उतना नहीं रहता है। सिर्फ टाइम ही नहीं, वेन एवर दे डू इट प्रॉब्ली दे डू इट इन द जस्ट बिटवीन PT एंड मेन्स, देयर इज वेरी लेस टाइम। एंड एक्चुअली देखा जाए तो इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन मेन वही है, बिकॉज प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेंस में हमें स्कोरिंग के मार्क्स आने हैं, और इंटरव्यू का मतलब कुछ कर सकते हैं आप, बट इट रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ द पैनल, राइट। तो कुछ भी पैनल हो सकता है, तो मेंस जो है वो आपके ज़्यादा कंट्रोल में है। देयरफॉर द आंसर राइटिंग हैज़ टू बी गिवन इनफ अटेंशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब इसको करने का तरीका क्या, कैसे करें हम? जो भी आप टॉपिक पढ़े, जैसे मान लीजिए अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके 1-2 क्वेश्चन डेली लिखिए कम से कम। उससे क्या होगा, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द, बिकॉज इट टेक्स रफली 40 to 45 days टू सॉर्ट ऑफ डेवलप दैट यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, यू राइट आंसर, जो पूछा गया है वो लिखें। बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, राइटिंग द राइट कंटेंट, देन उसका प्रेजेंटेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन सही हो, उसका कंक्लूजन सही हो, फिर वैल्यू एडिशन जो हमने डेटा वगैरह बताया, केस स्टडी बताया, वो भी आना चाहिए उसमें। तो दैट टेक्स टाइम, ठीक। तो पहले आपका फोकस होना चाहिए कि हाउ डू यू क्लियरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, स्टार्ट राइटिंग द राइट आंसर। अभी टाइम का इशू नहीं मैं बोलूँगा, पहले एक आप इस लेवल पहुंच जाए जहाँ पे आप सही आंसर लिखें, उसके बाद विल प्रैक्टिस की कैन वी राइट इन द एडुकेट टाइम। 3 घंटे में हम 20 क्वेश्चन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पहले हमें सही लिखना है, तो वो उस चीज़ पे अटेंशन होना चाहिए। सो आई टॉक्ड अबाउट not doing enough practice in terms of prelims perspective, it is MCQs, multiple choice question. From mains perspective, it is answer writing. There is another sin which people make, which is sin number 7. This exam is not life. While this is the only priority you have, this is not the life. इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, लगातार आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं 7 दिन पढ़ता रहूँगा लगातार, और मैं किसी ने बोल दिया मैं 16 घंटे पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आपने उसकी बात को मान लिया। हो सकता है उसने 16 बोल दिया हो, उस समय बहुत रहा हो, कभी उसने 16 पढ़ा भी हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट 16 hours every day 7 days a week is not possible. I would say 8-8-8 is a more balanced split, which is 8 hours of sleep, 8 hours of work, and 8 hours of everything else you can do. So that is more even split. And then I think एक दिन आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। Sunday should be completely off. You should not even touch the books. बाहर घूमो, मिलो, फ्रेंड्स से मिलो, फैमिली से मिलो। 8 घंटे के बाद एक्सरसाइज करो। Do not ignore your physical health, ठीक है, do not ignore your mental health, because वो सारी चीज़ें कम्प्रोमाइज़ होंगी तो वो आपका जो फोकस होता है ना उसको भी कम्प्रोमाइज़ करते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस प्रॉपरली। जब पढ़ने भी बैठेंगे तो बुक्स आप देखेंगे, इसका कई बार फील किया होगा ना कि मैं पढ़ तो रहा हूँ या पढ़ तो रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं जा रहा है। तो इस वजह से भी होता है, व्हेन यू ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ कि मुझे पढ़ना ही है, मैं बैठे ही रहूँगी, नहीं जाऊँगी बाहर, एंड देन यू आर जस्ट सिटिंग एंड ट्राइंग टू रीड इट, एंड दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो while the exam is your only priority at this point in time, but it's not, absolutely, it should not occupy 100% of your life. You should meet your friends, you meet your spend time with your family. Do not ignore your mental health and do not ignore your physical health. ठीक है, खाने का आपको अगर पसंद है, खाना पसंद है तो आप खा सकते हैं। अगर आपको घूमना पसंद है, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कहीं घूमने जा सकते हैं, 1-2 दिन की ट्रिप से। it's not going to end your preparation, ठीक है, बाकी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। So these were the, I would say, the 7 sins of UPSC preparation. I hope you will not commit any of them, but it won't happen. So you will make some mistakes. We are all human. It is bound to happen. But keep in mind, and जितना उसको याद रखेंगे उतना मेरे हिसाब से आप सही चीज़ें करेंगे।